Assalamu alaikum and welcome to another episode. I'm here with Kashmala. Kashmala is a very active advocate practicing in Islamabad and Rawalpindi mainly. She's a gender rights activist. तो कशवाला के साथ जो है आज हमारी डिस्कशन होनी है रेप से रिलेटेड कवानीन पर। सो रेप जो कि एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इशू है और एक बहुत ही हीनियस क्राइम है जिससे मुब्तला हमारी सोसाइटी है। और इससे रिलेटेड जो राइट्स हैं, लॉज हैं और स्पेशली जो प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज हैं उनके बारे में अवेयरनेस बहुत ही कम है। इस अवेयरनेस को फैलाने के लिए एक हम प्रोजेक्ट भी देख रहे हैं जियो का, केस नंबर 9। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दैट प्रोजेक्ट। बहुत ही खूबसूरती से लिखा हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने कोर्ट के अंदर बैठकर जो है ये केस को पूरा पूरा ये स्टोरी जो है वो ड्राफ्ट की है। अ, तो केस नंबर 9 की डिस्कशन से ही बात आगे करते हैं। हमने देखा कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम बार बार रेज होता हुआ देख देख रहे हैं इस ड्रामा में, वो ये है कि बार बार विक्टिम से पूछा जाता है कि आपने 24 घंटे के अंदर या इतने टाइम के अंदर अंदर आपने फौरन से एफआईआर क्यों नहीं की, आपने 15 पर कॉल क्यों नहीं की, आपने जो है वो अपना एविडेंस प्रिजर्व क्यों नहीं किया, आपको पता नहीं था कि आपने हॉस्पिटल जाना है, और वो भी आपने सरकारी अस्पताल जाना है, ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं जाना आपने। तो और ये सवाल उससे बार बार इसलिए किए जा रहे हैं, बल्कि अगर आप देखें तो डिफेंस का सारा केस इस ही आर्ग्यूमेंट पर बेस कर रहा है। अभी तक जितनी एपिसोड हुई हैं वो यही सवाल उठाता कि भाई आपने क्यों नहीं एफआईआर की, आपने पुलिस को क्यों नहीं बनाया बताया, और आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, आपको पता है कि उबर कैसे मंगवानी है, फूड पांडा कैसे मंगवाना है, आपके पास इतना एक्सपोजर है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वुकला भी और हमारी सोसाइटी भी इस रियलिटी को कंसीडर नहीं करती कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं है कि एक इकोनॉमिक्स में पीएचडी बंदे के पास जो है वो लीगल नॉलेज भी होगा। ठीक है, मुझे तो इतनी सारी चीजें हैं, जब हम लोग लॉ स्टूडेंट भी होते हैं तो हमें ये चीज नहीं पता होती कि क्या डीएनए एविडेंस क्या होता है, या रेप के ट्रायल में एविडेंस की क्या इंपॉर्टेंस होती है। ये वो चीजें हैं जो आप खुद कोर्ट में जाके जब केस डील करते हो तो आपको समझ आती हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम आवर डिस्कशन, हमारी जो मेन डिस्कशन है वो है आपका जो एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट है 2021 का। कशमाला, आप प्लीज हमें इस पर एनलाइटन करें कि ये एक्ट क्या है, किस पर अप्लाई होता है, और हाउ द होल लीगल लैंडस्केप is changed by this act. थैंक यू सो मच आयशा एंड मुझे लगता है कि आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि जैसे आपने इस ड्रामे का रेफरेंस दिया और पहली बार जिंदगी में आई थिंक कि एक मास जो ऑडियंस की कंजप्शन के लिए एक ऐसी चीज़ बनाई गई है जिसमें मैंने उसको जो जितना भी देखा तो मुझे खुशी हुई देख के कि उसमें गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक नहीं जा रही। उसमें लोगों तक सही इंफॉर्मेशन जा रही है और अभी तक तो एटलीस्ट जो कोर्ट का प्रोसीजर भी दिखाया गया है वो सही प्रोसीजर दिखाया गया है। और मुझे लगता है कि अगर इसको आगे भी ठीक कैरी किया गया है, जो कि अभी तक जिससे लग रहा है कि ठीक कैरी किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन को इस बात का अंदाज़ा होगा कि व्हाट आर द स्टेप्स कोर्ट में उनके साथ क्या हो सकता है, किस तरह की चीज़ें उन्हें करनी चाहिए, और उन्हें कहीं ना कहीं ये मोटिवेशन मिलेगी कि वो आए और इस पर बात कर सके। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली रेप एक ऐसी चीज़ है कि जब आप कत्ल कर देते हैं किसी को तो वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन रेप ऐसी चीज़ है कि आपने ज़िंदगी गुजारनी होती है उसके साथ, और आपके आसपास वाले सारे लोग भी जो है वो आपको सवाल करते हैं। एक माशरा हमें बहुत मुख्तलिफ तरह से देखता है। यहाँ पर अब जो रेप है वो एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट है, 2021 में आया, उसके अंडर ही अब चीज़ें जो हैं वो डील हो रही हैं। लेकिन अगर हम ज़रा सी बात करें कि इससे पहले क्या कवानीन थे, तो इससे पहले एक क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट थी जो कि ऑफेंसेस ऑफ रेप को डील करती थी, वो 2016 की थी। इसके अलावा अनफॉर्चुनेटली एक लंबे ज़माने तक हमारे पास हदूद का ऑर्डिनेंस रहा जिसमें जिना को भी वो हदूद के अंदर डालते थे। और उसके अंदर हमने एक बहुत ख़वातीन की स्ट्रगल देखी, क्योंकि वो जब रेप को भी आकर रेप की भी केस फाइल करना चाहती थी
तो उसमें होता ये था कि वो कहते थे कि जी क्योंकि रेप तो साबित नहीं हो सका, हदूद के अंडर जो है वो आपको चार गवाह लेके आने हैं, वो नहीं साबित हो सके, तो वो उनको जिना के अंदर खवातीन को ही उल्टा पनिशमेंट कर देते थे। फिर उसके अलावा जो हमारे जनरल लॉज थे, पीपीसी के, सीआरपीसी के, और फिर हमारे पास ये जो बेसिकली एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल है, ये भी पहले हमारे पास एज एन ऑर्डिनेंस आया 2020 में। और नाउ वी आर सीइंग कि फिर अब इसकी जो ये अब वाली शक्ल है, ये इसकी अमेंडमेंट्स और रूल्स में बनकर ये हमारी अब वाली शक्ल में आ गया। फिर आपका सवाल ये था कि अब इसका क्या हैसियत है, ये मतलब किस पर अप्लाई होता है, ये अब हम्म चीज़ों को किस तरह से डील कर रहा है। सो स्टार्टिंग एक ये बहुत छोटा सा लॉ है, मतलब अगर मैं देखूं तो मेरे ख्याल से 15 या 16 पेजेस का ये कानून है पूरा। लेकिन हम्म इसकी ज्यूरिसडिक्शन जो है वो ऑल ओवर पाकिस्तान में है, ठीक है। और ये एक तो अच्छी बात यह है कि ये डिफाइन कर रहा है कुछ न्यू इंस्टीट्यूशंस और प्रोसीजर्स जो कि आप डील करेंगे इन्वेस्टिगेशंस को, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन जो कि हम शेड्यूल्ड डिफेंस के अंदर इन्वेस्टिगेशन आ रही है उसको डील करेंगे। ये एक्ट मैंडेट कर रहा है कि आपने स्पेशल कोर्ट्स बनाने हैं, आपने स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स बनाने हैं, आपने क्राइसिस सेल बनाना है पब्लिक हॉस्पिटल्स में। क्राइसिस सेल पब्लिक हॉस्पिटल में बनाने का क्या मतलब है कि यही वाली बातें जो कि अब हमने देखा कि वो डॉक्टर के पास जा रही है या उसे ये कहा जा रहा है कि तुमने फौरन एफआईआर क्यों नहीं करवाई। तो अगर किसी लड़की के साथ ऐसा हो जाता है और वो को मतलब वो अगर पुलिस स्टेशन जाने से पहले भी वो डायरेक्टली उसके साथ कुछ ऐसा होता है और वो फौरन हॉस्पिटल चली जाए, और वहां हम्म पे मतलब बेसिकली ये जो एक्ट है ये मैंडेट कर रहा है कि आपके हर हॉस्पिटल में आपका क्राइसिस सेल होना चाहिए, जो भी आपके पब्लिक हॉस्पिटल्स है। तो वहां हम्म पर उसके अंदर फौरन जो है उसका मेडिकल लिया जाएगा, और फिर जो क्राइसिस सेल है बेसिकली वो इनिशिएट करेगा एफआईआर का प्रोसीजर भी, मतलब वो पुलिस को भी इनिशिएट इंटीमेट करेगा, और वहां से एफआईआर का प्रोसीजर भी जो है वो शुरू होगा। सो जहां पर अब हम देख रहे हैं कि वो वकील पूरी बात ये करे कि एफआईआर क्यों नहीं करवाई, ये इतने दिन तक आई क्यों नहीं। अब ये तो हमें जो लॉयर्स के एक टेक्टिक्स होते हैं ना कि आपने हम्म प्रेशर में डालना है विक्टिम को, ये उसको वो प्रेशर में डालने की बात है। लेकिन क्राइसिस सेल को हॉस्पिटल्स में एस्टेब्लिश करने का मतलब ये है कि एक तो डिग्निटी के साथ एविडेंस कलेक्शन होगी, क्योंकि एविडेंस कलेक्शन वाज अ ह्यूज इशू इस पूरे मामले में। और हम्म उसको डिग्निटी के साथ फिर, क्योंकि जहाँ पे एविडेंस की हम बात करते हैं, यू बीइंग अ लॉयर योरसेल्फ यू नो कि जहाँ पे भी एविडेंस की चेन ऑफ कमांड में कहीं भी फर्क आता है तो वो आपका एक डाउट क्रिएट कर देता है, और आपने जब सजा दिलवानी है तो वो बियॉन्ड रिजनेबल डाउट होनी चाहिए। तो ये उन सारी हम्म चीज़ों को उस एविडेंस के ऊपर बहुत जामे तौर पर बात करता है। फिर उसके बाद ये एक्ट ये कहता है कि आपकी जो एक नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सेक्स ऑफेंडर्स लिस्ट बनेगी, और फिर बहुत ज़्यादा ये एम्फसाइज करता है कि आपने फास्टर जस्टिस देना है। मतलब जो इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का टाइम है उसमें उन्होंने 4 महीने का टाइम रखा है कि आपने 4 महीने के अंदर, अच्छा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी ये सिर्फ स्पेशल जज के पास जाएगा, आपका जज स्पेशल कोर्ट्स के अंदर जो इस्टेब्लिश हुए, हम्म और फिर उसको 4 महीने के अंदर आपने खत्म करना है। केस में वकील 2 से ज्यादा इंजरमेंट्स नहीं ले सकता, दूसरी एडजर्मेंट भी कॉस्ट के साथ होगी। ये चीज आपका जो ट्रायल एक्ट है वो कह रहा है कि ये नहीं कि आपका केस चला गया और वो अब बस सालों जो है वो चलता जा रहा है। हम्म फिर इन कैमरा ट्रायल की बात हुई है, जो प्रोटेक्शन दे रही है बेसिकली विक्टिम को। सो हम्म जो हमारा एक पुराना फ्रेगमेंटेड सा मॉडल था ना, उसको खत्म करके इस ये बेसिकली एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल वे बना रहा है कि जो हॉस्पिटल से लेके कोर्ट तक विक्टिम सेंट्रिक, इसको जो बनाया गया है या लिखा गया है उसमें भी हम्म एक विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच नजर आती है।
ठीक है। दो मामलात पर मुझे आपकी जो है वो आपसे एनलाइटनमेंट चाहिए। पहला तो ये कि आपने कहा कि एविडेंस, मुझे इस ट्रॉमा से इस ये वाली फीलिंग आ रही है कि शायद इस ट्रॉमा से आपने एक ये चीज सेट करनी हो कि इन केस अगर आप एफआईआर टाइम से नहीं करवा सकी, इन केस आपने अपना एविडेंस खो दिया है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस केस के लिए, उसके बावजूद भी आपने डिस्करेज नहीं होना, और एज सुन एज पॉसिबल जब भी आप करवा सकें आप पुलिस की तरफ जाएं। तो वैसे ओवरऑल इस तरह के ऑफेंसेस में, इस तरह के क्राइम्स में किस तरह का एविडेंस होता है? और जो दूसरा क्वेश्चन था वो मैंने आपसे पूछना था विक्टिम की आइडेंटिटी को लेकर, कि मतलब उससे मुतालिक क्या कवानीन है कि विक्टिम की आइडेंटिटी को आपने खुफिया रखना है, लॉ इसके बारे में क्या कहता अच्छा, पहली बात, मैं एविडेंस के ऊपर आऊं तो इसके अंदर जिस तरह से बताया गया है, तो सबसे पहला आपका एविडेंस आपकी बॉडी है उस वक्त, टू बी ऑनेस्ट। रेप के किसी भी केस में योर बॉडी इज द एविडेंस। और उसमें बेहतर यही है, मतलब अगर आपको एक केस आपका सॉलिड होता है, ऑब्वियसली मैं इस बात से इनकार नहीं करती कि आपका आपके कपड़ों में से कोई सीमेंट सैंपल मिल सकता है, आपकी बॉडी के ऊपर लगी हुई खराशें, ये सारी चीज़ें जो हैं वो रेप को साबित करने में हेल्प करती हैं। यहाँ पर जैसे कि ड्रामा इन, आई आई रिस्पेक्ट देम कि वो इनकरेज कर रहा है कि इन केस आपके पास इस तरह का एविडेंस नहीं है, आप फिर भी जो है वो केस फाइल करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने बहुत केसेस में देखा है, एक रीसेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और वहां पर अनफॉर्चुनेटली बेंच के उसमें जो है वो जो मेल जज थे उन्होंने ये अपनी जजमेंट में कहा कि भाई क्योंकि औरत के ऊपर रेप का केस था और औरत के ऊपर बहुत ज़्यादा डिफेंस मार्क्स या उसकी बॉडी पे इस तरह के मार्क्स नहीं थे, तो इसका मतलब है कि रेप नहीं हुआ। और उसमें थैंकफुली दैट नाउ देयर इज अ वुमन सिटिंग इन सुप्रीम कोर्ट। तो हालांकि क्योंकि मेजॉरिटी का वो था तो वो उन्होंने वो नहीं हुआ, लेकिन जस्टिस आयशा मलिक का उसमें रिमार्क ये था कि हर जो वुमेन होती है या कोई भी विक्टिम होता है उसका रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है किसी भी इस तरह है? की सिचुएशन में। वो फ्लाइट या फ्राइट का रिस्पॉन्स होता है, तो कुछ लोग फ्रीज हो जाते हैं। तो उस फ्रीज होने में मैनी टाइम्स आपकी बॉडी पर निशान या चीजें नहीं आती, दिस डज नॉट मीन कि दैट डज नॉट अमाउंट बिल्कुल। टू द रेप दैट हैपन टू हर। बट एविडेंस जहां पर कमजोर पड़ता है तो वहां पर फिर आपको कोर्ट्स कहीं ना कहीं आपको ये चीजों का सामना करना पड़ता है। सो आपको आकर नहाना नहीं चाहिए, आपको अपने कपड़े जो हैं जो उस वक्त थे वो नहीं करने चाहिए। आई डोंट वांट टू गेट इनटू टू मच ऑफ द ड्रामा थिंग, बट आई थिंक वो जो खातून थी वो उनका कोई पर्स था जो वहां पे मेरे ख्याल से रहा था, पता नहीं एक ड्रामे वाले ने ये, क्योंकि अभी तक लग रहा है कि उसने अच्छा सोचा है, तो वो शायद अगर पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट इस तरह से कर रही होती, पैसे ना ले रही होती, तो वो आपको वहां से चीज मिल जाती, उसकी प्रेजेंस का सबूत मिलता। ऑब्वियसली कोर्ट लॉयर्स उसको भी प्ले करते, लेकिन योर क्लोथ्स, योर बॉडी, ये दोनों एविडेंस हैं। टेक केयर ऑफ इट, फॉरेन हॉस्पिटल जाए, फॉरेन जो है वो आप अपना आपका जो फर्स्ट यूरिन भी है, टू बी ऑनेस्ट दैट इज एविडेंस एज वेल। तो इसको सेफगार्ड करना आपको आपका केस साबित करने में हेल्प करेगा। फिर दूसरी बात आपने की विक्टिम की आइडेंटिटी को और सेव करने की। अच्छा, इन्होंने अब एक इंटरेस्टिंग चीज ये दिखाई कि वो एक दे आर मूविंग, वो कुछ एक कर्टन टाइप जो है खातून का, ताकि सामना ना हो। सो ये एक और अच्छी बात है इस लॉ की कि ये कह रहा है कि आपने खातून का किसी भी तरह से उस मर्द से सामना ना हो। अच्छा, हमने बहुत केसेस में ये देखा था कि जो अब्यूजर होता था वो खुद आ जाता था विक्टिम से सवाल करने के लिए, और एक इंसान जो ऑलरेडी जिस इंसान के दिए हुए ट्रॉमा के अंदर है, वो उसके उस सवाल को नहीं खवातीन बर्दाश्त कर पाती थी। तो अब ये एक्ट स्पेसिफिकली ये भी कह रहा है कि अब्यूजर जो है वो किसी भी तरह विक्टिम से सवाल नहीं कर सकता, वो उसके सामने नहीं आ सकता। अम, एक और बात मैंने बहुत ज्यादा लोगों को करते देखी कि विक्टिम के माँ बाप को क्यों आपने कमरे से बाहर भेज दिया जब क्या कहते हैं
सवाल जवाब शुरू हुए। तो क्योंकि हम्म वो उसके बेसिकली वो विक्टिम के गवाह थे, तो ये उसका जो डिफेंस का वकील है, ये उसका हक है कि हम उसे कहते हैं कि जी आपके जो सेट के गवाह होते हैं, इसके लिए जो हम अपनी लीगल लैंग्वेज में जुबान रोज के हम्म की यूज करते हैं, तो आपके सेट के गवाह होते हैं। मतलब एक बंदा सवाल सुनेगा और वो देखेगा आपने क्या जवाब दिया है, वो उसका जवाब कॉपी कर लेगा। तो उसके वालिदैन को बाहर भेजने की वजह ये थी कि वो डिफेंस का अपना मसला है कि वो उसको नजर ना आए। अदरवाइज तो ये जो कानून है वो ये भी कहता है कि कोर्ट अगर चाहे तो एक इंडिपेंडेंट सपोर्टर या एडवाइजर विक्टिम को अपॉइंट किया जा सकता है, जो विक्टिम को अकम्पनी करेगा कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान भी। वो जो एंटी रेप क्राइसिस सेल है, वो ये बात कहता है कि आप बेशक इंडिपेंडेंट एडवाइजर जो है वो साथ में दें, ताकि एक जो रिस्क ऑफ ड्यूरेस है वो कम हो जाए, और जो विक्टिमाइजेशन होती है किसी भी नेचर की वो कम हो जाए। मतलब आई थिंक सेक्शन 11 है और वो इसके ऊपर बात कर रहा है। तो बहुत ही एक एज आई सेड कि एक विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच है। उसके बाद ये है कि इन कैमरा ट्रायल्स के बारे में बात की गई है कि अब इन कैमरा का मतलब क्या है कि एक तो ये कि अगर कोर्ट को ये लगता है कि किसी, अब जैसे वो मैं ड्रामे का रेफरेंस बार बार इसलिए दे रही हूँ ताकि लोगों के लिए इसको समझना आसान हो। हम्म। तो बहुत ज्यादा वकला को लेकर अंदर आ जाता है, और ये एक हमेशा वकीलों का टैक्टिक बिल्कुल। होता है कि वो बहुत सारे, हम बड़े गुंडे हम्म हैं, हमारे साथ बहुत लोग हैं। तो वो कोर्ट उसको कहता है कि निकालो आप इन सारे लोगों को बाहर। हम्म सो ये कोर्ट के पास हक है, कोर्ट कह सकता है इफ इट थिंक्स फिट कि वो किसी पर्सन को कोर्ट प्रोसीडिंग में बैठने की इजाजत दे या ना दे, और वो उस हम्म विक्टिम को देखते हुए उसके ऊपर डिसाइड करेगा। और साथ ही साथ अब आप इसमें एक बहुत और अच्छी बात जो आपने की कि बयान की, तो इसमें जो हम वरना 164 के बयान देखते हैं, वो बयान बहुत बहुत बार हो रहे होते हैं, उनसे बार बार वो किया जा रहा होता है। हम्म इसमें जो है ये एक्ट ये कहता है कि ये बयान सिर्फ एक बार होगा। स्पेसिफिकली एक्ट के अंदर मेंशन है कि ये बयान सिर्फ एक बार होगा, उसको उस वक्त कैमरे में कैप्चर किया जाएगा। यहाँ पर भी हमने ये चीज़ देखी, इसलिए मुझे खुशी हुई और मैं इसलिए इसको रेफरेंस भी कर रही हूँ ड्रामे को, कि इन्होंने एक्यूरेटली दिखाया कि वो कैमरे में कैमरा लाकर रखते हैं, कोर्ट के अंदर उसे कैप्चर करते हैं, और फिर उसको मतलब वो उसके बाद वहां पे ट्रांसक्राइब किया जाएगा और वो आपका हिस्सा बनेगा। इन कैमरा होने का मतलब ये नहीं है कि कोई प्रोसीडिंग्स छुपाई जा रही हैं, वो प्रोसीडिंग्स हैं, लेकिन सिर्फ विक्टिम की आइडेंटिटी को सेव किया जा रहा है, विक्टिम को हम्म। और विक्टिमाइज ना किया जाए कोर्ट के दौरान, इसको सेव किया जा रहा है। आई एम सॉरी इफ आई एम गेटिंग इन टू मच नहीं डिटेल। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट ऑन द पॉइंट। अच्छा, एक चीज हम देखते हैं कि हम ड्रामा देख के ऐसा कह सकते हैं कि ये जो ड्रामा है ये शायद जो हमारा एक्ट है उसको बिल्कुल प्ले किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम रियलिटी में आपसे पूछें तो क्या theory और जो प्रैक्टिस है उसमें कितना गैप है? 2021 से ये लॉ मौजूद है, आप कोर्ट्स में जाते हैं, आप देख रही होती हैं ऐसे केसेस। तो आप बताएं, जिस तरह स्पेशली वो जो आपने जिक्र किया कि स्क्रीन लगाई विक्टिम पर कि कहीं उसका सामना ना हो, और जिस तरह कैमरा में उसका बयान लिया, और जितनी सारी चीजें हो रही हैं, विक्टिम प्रोटेक्शन एवरीथिंग, कोर्ट के अंदर खास तौर पर, उस सब में प्रैक्टिकली असल में जो कोर्ट्स में है वो क्या प्रैक्टिसेस होती हैं? अच्छा, हमारे यहाँ ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कानून टेक्निकली बनाना आसान नहीं है, वो से आसान है, वो भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक चीज़ कानून की शक्ल में लेकर आना इज रिलेटिवली इजी देन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट। क्योंकि बिल्कुल। हमारे यहाँ सबसे बड़ा रिसोर्स के चैलेंजेस हैं। अब कानून ने तो ये कह दिया कि स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाएंगे, पर हमारे पास क्या इतने रिसोर्सेज हैं कि हम न्यू जजेस अपॉइंट करें, स्पेशल कोर्ट्स बनाएं, जो आपका एडिशनल प्रोसिक्यूटर है उसके अंडर वो जो है वो सारे केसेस प्रोसिक्यूट हो? द हम्म आंसर इज अनफॉर्चुनेटली नो। और यही हम देखते हैं कि कोई स्पेशल कोर्ट्स नहीं बने, बल्कि जो आपका एडिशनल सेशन जो जज है आपका, उसको एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है। और अब वो
एज अ स्पेशल कोर्ट जो ये रेप के केसेस हैं उनको भी डील कर रहे हैं। कोर्ट्स की हालत आपने देखी है, अब तो फिर भी थोड़ी बेहतर हो गई है। लेकिन कोर्ट्स की जो हालत ड्रामे में दिखाई गई है, तो वो तो कोई मतलब कोई अमेरिका लंदन शंदन का कोर्ट लगता है, वो पाकिस्तानी कोर्ट वाली शक्ल ही नहीं है उसकी। फिर ना ही इस तरीके से जो विक्टिम का ख्याल किया जाता है। मतलब एक कोशिश मैं फिर भी कह सकती हूँ कि इसके बाद से की जा रही है, लेकिन इट्स नॉट एज सोफिस्टिकेटेड एज शोन इन 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 द सीरीज। अच्छा, फिर अब जो हॉस्पिटल क्राइसिस सेल की बात करें, तो कितने पब्लिक हॉस्पिटल्स में इस्लामाबाद में हम सबका आना जाना होता है कि वहाँ पे क्राइसिस सेल है या नहीं। आई थिंक 2024 में अभी उन्होंने इफ्तिताह किया, और वहाँ पर कुछ क्राइसिस सेल्स बनाए। लेकिन हम्म। वी ऑल नो कि फिर स्टाफ के इश्यूज हैं, फीमेल स्टाफ हर वक्त अवेलेबल नहीं होती। हालांकि जो प्रोसेसेस हैं इसके, जिसमें आपके फोरेंसिक और पुलिस लाइजन की बात है, वो ऑपरेशनलाइज्ड हो ही तब सकते हैं जब आपके फीमेल स्टाफ भी वहाँ पर हो। तो वो हम्म। उसके अंदर वहाँ पे वो गैप हमें नज़र आता है। फिर दूसरी बात यह है कि आपका एक्ट कह रहा है कि आपके जो इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए आपके स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स होने चाहिए। लेकिन उनकी ट्रेनिंग कौन करवाएगा? मतलब वो ट्रेनिंग, वो फोरेंसिक लैब्स के अंदर जो हमारा एक बहुत बड़ा लैग है। और फिर हमारा मतलब जैसे मैंने कोर्ट की बात की कि अब वो कोर्ट के पास फिर बैकलॉग है। आपने 4 महीने का टाइम तो दे दिया है, लेकिन वो कोर्ट जो कि बाकी केसेस भी सुन रहा है, फिर ये केस भी हम्म। सुन रहा है, तो उसके पास क्या इतना टाइम है कि वो सारे केसेस को टाइम दे सके? फिर विक्टिस प्रोटेक्शन की जब हम बात करते हैं विक्टिम की, तो हमारे पास उस तरह के कोई सेफ हाउसेस, सेफ प्लेसेस नहीं है। हर हर विक्टिम को उसके घर वाले कबूल करने को तैयार नहीं होते। लेकिन वो कहाँ जाए? मतलब ईदी होम्स में जाए, क्या करे? तो जो हमारे आई थिंक रिसोर्सेज के इश्यूज हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं कि कहीं ना कहीं, इवन दो लॉ बन गया और उस पर कोशिश भी हो रही है काम करने की, लेकिन कहीं ना कहीं रिसोर्सेज काफ़ी लैक करें। और ये मैं इस्लामाबाद की बात कर रही हूँ। मतलब अगर हम्म। मुझे कैपिटल में रिसोर्सेज लैक करते नज़र आ रहे हैं, तो मुख्तलिफ तहसीलों में क्या हो रहा होगा? बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं कि जब भी कोई क्रिमिनल केस होता है या कोई ऑफेंस होता है, उसमें हमने अभी तो कोर्ट कचहरी का तो देख लिया, स्ट्रक्चर लॉ देख लिया कि क्या कहता है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे प्रोमिनेंट रोल है वो प्ले करती है पुलिस, क्योंकि इनिशियल जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो पुलिस कर रही है, एफआईआर जो है वो पुलिस काट रही है। तो अब अगर हम फिर से इसी लॉ की तरफ आए, तो उसमें पुलिस के लिए क्या डायरेक्शंस हैं? और अगेन रिफरिंग बैक टू द ड्रामा, आपने देखा कि जब वो एफआईआर के लिए जाती हैं, शी आस्क्स फॉर अ लेडी पुलिस। तो उसकी क्या हैसियत है, और किस किस तरह की पावर होनी चाहिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास। और जैसे कि एक क्वेश्चन था जो मैंने आपसे रिकॉर्डिंग से पहले भी पूछा था, कि जो विक्टिम लिस्ट है जिसमें अभी हम रोहित देख रहे हैं, हालांकि रोहित जो है ही कैन टेस्टिफाई फॉर द विक्टिम, लेकिन वो मेरे ख्याल से जो डिफेंस है वो उनके लिए टेस्टिफाई करेगा, उन्होंने अपनी लिस्ट में उसको ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर पुलिस के बारे में लॉ क्या कहता है, और ये जो स्पेसिफिक पॉइंट है, जो आपके विटनेसेस हैं उसकी लिस्ट के बारे में क्या लॉ है या क्या प्रोसीजर है? अच्छा, जहाँ तक मैं पहले विटनेसेस की बात कर लेती हूँ। जहाँ तक हम उसकी बात करें, यहाँ पे इस तरह अक्सर विटनेसेस को के हॉस्टाइल होने का डर होता है। अगर वो इस केस में उसके दोस्त को एज अ विटनेस बुला लेती है, तो वो कोई ना कोई ऐसी बात कह सकता है जो कि उसके केस पर बहुत अफेक्ट कर सकती है। सो हम क्रॉस को जब पढ़ते भी थे या करते थे, तो हम कहते थे ये ज्यादा अहम है कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं पूछना, रेदर देन कि क्या पूछना है। तो इट्स मोर ऑफ बिल्कुल। दैट सिचुएशन कि अगर आप ऐसे विक्टिम को, सॉरी, एक आप ऐसे उसको बुला लेते हैं विटनेस को जो कि हॉस्टाइल हो जाता है, तो वो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, और रेदर देन आपके लिए कोई आसानी बनाने के लिए। फिर हम्म। दूसरी जो बात है, क्या नाम है, इन्वेस्टिगेशन की और पुलिस की।
आ, सो इसके अंदर जो एक्ट है वो यही कह रहा है कि आप इसके अंदर जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी, टेक्निकली जो स्पेशल जितने भी सेक्सुअल ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन का एक यूनिट बनेगा, और उस यूनिट के अंदर पुलिस ऑफिसर्स होंगे जो कि ट्रेनिंग रिसीव करेंगे इनके जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन होनी कैसी चाहिए। और उसके अंदर स्पेसिफिकली ये भी लिखा है कि अब इस इन्वेस्टिगेशन में आपने नहीं देखा कि कोई फीमेल पुलिस वाली है, लेकिन जो आपका लॉ है वो ये कहता है कि उसके अंदर जरूरी है कि एक खातून पुलिस वाली भी हो। और ये है कि अगर इसमें कोई भी ऐसा ऑफेंस आ जाता है जिसमें पुलिस को जनरली लगता है कि उसके अंदर प्रिवेंशन मेजर्स क्या लें, तो उसके ऊपर भी जो है वो लॉ के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन वो जो बात मैं आपसे पहले करी थी कि कहाँ से एक पुलिस वालों को स्पेशली ट्रेनिंग दी जाए कि सेक्सुअल ऑफेंसेस को किस तरह से डील करना है, तो वही वाले पुलिस वाले जो कि पहले केसेस को डील कर रहे थे वही पुलिस ऑफिसर्स डील कर रहे हैं। और फिर वो तो हमें नजर आता ही है कि मतलब पुलिस वालों के लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि अगर इस केस के अंदर हम पैसे कमा सकते हैं, और किस तरह से हम क्या कहते हैं, एट टाइम्स दोनों पार्टी से भी पैसे ले रहे होते हैं। सो बिल्कुल सो या इसके अंदर ये भी है कि उसी एरिया के ऑफिसर होने चाहिए। और रिपोर्ट उसको जो है कोर्ट में भी देनी होगी, स्पेशल कोर्ट में प्रोसिक्यूटर हम्म जनरल को भी देनी होगी। तो मतलब वो उसकी ट्रेनिंग की भी बात कर रहे हैं, स्पेशल यूनिट बनाने की भी बात कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं प्रोसिक्यूटर जनरल से के पास रिपोर्ट लेके जाने की भी बात कर रहे हैं। बट is it actually happening? I won't say 100%. To some extent, there is, an effort for it to happen. I also feel such things जो कि मासेस के लिए है। आई थिंक ड्रामा इज अ मीडियम जो कि हमारी जनरल पब्लिक देखती है, और उसमें बिल्कुल चीज़ों को एक सहल तरीके से, एक आसान तरीके से जो समझाया जा रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि विक्टिम की आइडेंटिटी को प्रिजर्व किया जा सकता है, विक्टिम को बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं चीज़ों में, मतलब रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज को इन अ वे दिखाया जा रहा है कि इट कैन हैपन, इट कैन वर्क फॉर यू। सो आई थिंक इट वुड गिव होप टू द वुमेन in so many places to actually come forward and and complain, and simply या complain about the trauma they went through. बिल्कुल। और इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो है वो फैमिली का है, फैमिली सपोर्ट का है, जो कि होना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो फैमिली मच ये फ्रेंड्स हमारा माशरा, के जब हम किसी ऐसी हम्म, खातून को देखें तो हम ये ना कहें कि ओ आपके साथ क्या हो गया, आपने कपड़े क्यों पहने थे, ऐसे। बल्कि हम ये कहें कि वी आर स्टैंडिंग बाय यू एंड विल सपोर्ट यू बिल्कुल इन एनी वे वी बिल्कुल कैन। बिल्कुल। Thank you so much, Kashmala, for wonderfully explaining this whole law, the whole legislation behind it, and also the procedural ways that are encountered by the rape victim. Thank you so much. I think now we should move to the second part of our discussion, which is on international law. So, over to you. जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये कैसे बंद होगा?